जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन इंक्लूसिव एंड डाइवर्स होराइजन। आज हम अपने शो में बात करेंगे स्मोक के हवाले से। हम लाहौर शहर में पले बड़े, वहाँ ही हम लोगों ने अपना बचपन गुजारा, अपनी जवानी गुजारी, वहाँ ही तालीम हासिल की और अपने शहर को इस हालत में देखते हुए इतनी तकलीफ होती है। वो शहर जिसके बारे में कहा जाता था कि जिसने उसको देखा नहीं वो अभी पैदा भी नहीं हुआ और जिसकी पूरी दुनिया में मिसालें मिलती हैं, लोग उसे देखने के लिए आते हैं, उसके खाने मशहूर हैं, उसकी बिल्डिंग्स मशहूर हैं और जो एक दफ़ा लाहौर का हो जाए वो कहीं और रह ही नहीं सकता। उस शहर को इस हालत में देखते हुए इतनी तकलीफ होती है। वो शहर जिसमें आप आज़ादी से रात के 2 बजे भी बाहर जा सकते थे, 3 बजे भी जा सकते थे। वहाँ साँस लेना जो है वो एक वबाल बना हुआ। जी, महविश, ये स्मोग किस बला का नाम है महविश? जी, फारिया अभी आप कह रही थी ना कि वो शहर जिसके खाने मशहूर है और जिसके बिल्डिंग्स मशहूर हैं और बाग मशहूर हैं, तो मुझे एकदम मेरे मुँह से निकलने लगा था और जिसकी स्मॉग भी बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई है क्योंकि पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में जो है लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स का चर्चा रहता है। और ज़ाहिर है बीइंग अ सिटिज़न ऑफ लाहौर इट्स वेरी अलार्मिंग क्योंकि तब बात ये है एट द एंड ऑफ द डे क्योंकि इससे हमारी सेहत के ऊपर भी बुरा असर पड़ रहा है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो भी ओवर द टाइम कम हो जाएगी और दूसरी बात है कि बिल्कुल अनलिवेबल जो है सिटी होती जा रही है स्मॉग की वजह से। एक जमाना था कि सर्दियां आती थी और ये धुंध पड़ा करती थी और एक बड़ा अच्छा सा जो है वो ड्यूई सीजन होता था, मगर अब उसमें जो है स्मॉग शामिल हो जाती है तो वो भी अनबियरेबल होता है। बट ये सिर्फ सर्दियों में नहीं होता, गर्मियों में भी स्मॉग अपनी जगह मौजूद रहती है, विजिबिलिटी थोड़ी इतनी बुरी नहीं होती, मगर ये है कि स्मॉग सीजन जो है वो 12 सीजन ही समझ रहे लाहौर के स्मॉग में ही गुजरते हैं। और फारिया आपको हैरानगी होगी ये जान के कि जो डब्ल्यू एच ओ का एयर क्वालिटी इंडेक्स है जिसमें वो बताते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो गुड क्वालिटी एयर है, फिर अनहेल्दी है, फिर हैजर्डस है, उसमें लाहौर जो है वो मुसलसल टॉप पे ही आ रहा होता है। लाहौर, दिल्ली ये सारी वो सिटीज हैं जो टॉप पे आ रही होती है, सो मच सो कि इस साल जो है वो 450 और 475 तक जो है लाहौर में स्मॉग का लेवल जो है वो गया है अभी पिछले 2-3 महीनों में। तो ये काफी बुरी सूरत हाल है और इसमें जो है वो काफी ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है अवाम को भी और जाहिर है हुकूमत को भी। हुँ, बिल्कुल महविश, मेरे ख़्याल में महविश इसका की ज़िम्मेदार जो है वो कैपिटलाइज़ेशन, अर्बनाइज़ेशन और जो पुअर पॉलिसी मेकिंग है वो है। आप देखो कि ओवर द इयर्स अगर हम लास्ट 2 डेकेड्स की बात करें, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया में अर्बनाइज़ेशन हुई है, तो लगता तो ये है कि जी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरह की एडवर्टाइज़मेंट की जाती है, सोसाइटीज़ बन रही हैं, घर बन रहे हैं। लेकिन आप देखो कि उसने जो है वो मुल्कों का क्या हाल करके रख दिया है, ठीक है? लोगों से उनके घर जो हैं वो बहुत ही कम मालियत में खरीदे जाते हैं, पूरे के पूरे गाँव खरीद लिए जाते हैं। बाद में उनके वो घरों के नामो-निशान भी नहीं रहते, उनको पता भी नहीं होता कि वेयर दे बिलॉन्ग टू, कहाँ गया उनका गाँव, हम्म, ठीक है? और जी। फिर वहाँ जो है वो कंस्ट्रक्शन की जाती है और कंस्ट्रक्शन भी जो है बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं होती। उसमें जो तरीका है उसका, उसको मद्देनज़र नहीं रखा जाता कि वो कितनी पॉल्यूशन फैलाएगी और कंस्ट्रक्शन के दौरान कितनी ग्रीनरी को काटा जाएगा, कितने दरख्तों को काटा जाएगा। तो इन चीज़ों का तो ख़्याल ही जी नहीं रखा बिल्कुल। जाता। मैं विश आप यूरोप में देखो कि उन्होंने कितनी तरक्की की है, ठीक है? लेकिन मैं विश जो उनके गाँव हैं, वो अभी भी आबाद हैं। जो एक गाँव का शहरी है, वो अभी भी गाँव में ही रह रहा है। उन्होंने अपने हम्म, गाँव को, अपने जो लैंड का एरिया है, उसी को डेवलप किया। उन्होंने ना तो किसी को बेघर किया है और ना ही उनके घर तोड़कर जो है वो दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किए हैं या पूरी-पूरी सोसाइटीज़ बिल्ड की हैं या जी कोई कैपिटलिस्ट आया, कोई सरमायादार आया, उसने वो खरीदी पूरी की पूरी हम्म, सोसाइटी और जी उस पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। बिल्कुल कंस्ट्रक्शन होती है, लेकिन वो शहर के एरिया में ही होती है और उसके बहुत स्ट्रिक्ट कानून हैं। आपको म्युनिसिपैलिटी लेवल पर जो है वो इजाज़त लेनी पड़ती है। आप इस तरह से कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते और अब तो उसको उन्होंने और सस्टेनेबल बना दिया है। आप देखो कि अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चेन है, कोई फूड चेन है, कोई ग्रोसरी चेन है, तो वो आपको सिटी में भी
मिलेगी और वो आपको, मैं यूरोप की बात कर रही हूँ, वही हुँ, चेंज जो है वो आपको यूरोप के गाँव में भी मिलेगी, ठीक है? आपको फार्म्स भी मिलेंगे, ठीक है? लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने फार्मर को एजुकेट कर दिया। उन्होंने अपने विलेजर को, अपने गाँव के शहरी को एजुकेट कर दिया कि तुमने इस तरह से रहना है, ठीक है? हम अपने उस विलेजर को बेघर भी कर रहे हैं, ठीक है? उसको अवेयरनेस भी नहीं है, उसको बल्कि परदेसी भी बना रहे हैं कि तुम वो गाँव छोड़ के हुँ। शहर की तरफ आ जाओ। और हम उनके जो इलाके हैं उन्हें अब उन्हें डेवलप भी नहीं कर रहे। तो बिल्कुल, असल में ये अर्बनाइज़ेशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसलिए भी है कि हमारे मुल्क में पॉपुलेशन तो कंट्रोल में है ही नहीं ना। तो आपकी जब पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो लोग ज़ाहिर है वो शहरी आबादी का रुख करेंगे। तो हमारे यहाँ अवेयरनेस का तो बहुत ही फुकदान है उस लिहाज से नहीं, और मेरी इसी बात की सुनो, वजह में वो देखो पॉपुलेशन वो है, लेकिन आप जो गाँव में रहने वाला है उसको वहाँ वसाइल दो ना, वो वहाँ ही रहे। आप वहाँ ही हॉस्पिटल्स बनाओ, आप वहाँ ही स्कूल्स बनाओ, आप वहाँ ही कॉलेजेस बनाओ, वहाँ ही यूनिवर्सिटीज़ बनाओ, ठीक है? आपको पता है मैं विश की एक ग क्योंकि मेरे तो जो थोड़ा-सा बैकग्राउंड है, थोड़ा गाँव वाला है, तो मुझे पता है, मेरे पेरेंट्स जब वो उन्होंने माइग्रेट किया था गाँव से, तो उनके लिए शहर में आके रहना उतना ही मुश्किल होता है जितना कि एक मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क जाना मुश्किल होता है, और वो सारी ज़िंदगी इसी बिल्कुल। उसमें रहते हैं जुस्तजू में कि हमने वापस चले जाना है, हमने वहाँ चले जाना है, और वो सही तरह से आबाद भी नहीं हो पाते शहर के अंदर। तो अगर आप वहाँ ही लोगों को फैसिलिटीज़ मुहैया करो, तो वो कभी भी शहर का रुख ना करें, जैसा कि वेस्ट में होता है। ठीक है? हुँ। आप वहाँ कॉलेजेस बनाओ, कभी भी कोई नहीं आएगा। जो लोगों के बल्कि बड़े सस्ते-सस्ते उनके आबाई घर उनके पास हैं, और आपको पता है गाँव वगैरह में ज़मीनों बिल्कुल। वगैरह का इतना मसला भी नहीं होता। आप उनको वो सहूलियात मुयस्सर करो कि वो अपने उन्हीं घरों को पक्के घर बनाएँ और वो वहाँ रहें। सहूलियात तो ख़ैर दूर की बात है, हमारे यहाँ तो इस वक़्त जो क्लाइमेट क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं, वो भी कुछ बड़े हाफ़ हार्टेड से मुझे लगते हैं। अभी ख़ैर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ग्रीन एक्शन प्लान के नाम से एक पूरा अवेयरनेस कैंपेन भी चलाई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा सिटी के अंदर जो है वो हम लोग ट्रीज़ लगाएँगे। मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पे उनका है प्लान कि वो काफ़ी ज़्यादा ट्रीज़ नॉट ओनली नॉर्मल ट्रीज़ बट एक तो नीम ट्रीज़ के बारे में बात की गई है क्योंकि वो अच्छी खासी ऑक्सीजन एमिट करते हैं इवन एट नाइट टाइम। दे आर आल्सो सेइंग कि हम फ्रूट ट्रीज़ लगाएँगे। इसके अलावा भी जो है इन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिस पे कुछ लोगों को बड़ा इतराज़ भी हुआ। जैसे उन्होंने कहा कि हम रात को 10 बजे जो है वो तमाम दुकानें बंद कर दिया करेंगे लाहौर की। उसके ऊपर अभी भी अमल दरामद कराने में यानी कि काफ़ी हद तक नाकाम तो हो रहे हैं बट एट लीस्ट दे मेड दैट डिसीजन। इसके अलावा स्कूल्स भी हफ्ते में 3 दिन बंद रखने की बात हुई। इस दफ़ा विंटर वेकेशन भी उन्होंने एक्सटेंड की। मगर ये सारी वो चीज़ें हैं, वो इक़दामात हैं जब आपके ऊपर क्लाइमेट क्राइसिस आ गया है, नाउ यू आर डूइंग समथिंग। ये एक रिएक्टिव पॉलिसी है। व्हाट वी नीड इज़ द प्रोएक्टिव पॉलिसी कि ये सब कुछ होने से पहले या मज़ीद जो नुकसानात होने हैं, उसके लिए अभी पहले से तैयारी की जाए। और यहाँ पे मैं ये भी ज़रूर ज़िक्र करूँगी फारिया कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है कॉप 27 की शर्म अल-शेख इजिप्ट में जो एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें पाकिस्तान ने नो डाउट सिफ़ारती तौर पे बहुत अच्छा किरदार अदा किया। पाकिस्तान की इंसिस्टेंस के ऊपर ही वो एक लॉस एंड डैमेज फंड क्रिएट किया गया जिसमें हमारे मुल्क में जैसे फ्लड से नुकसानात हुए, तो इसी तरह कोई भी वल्नरेबल कंट्री जो होगी, क्लाइमेटली वल्नरेबल कंट्री उनको जो है उनकी इमदाद की जाएगी। मगर बात सारी ये है कि वी शुड नॉट बी वेटिंग कि कोई फ्लड आ जाए या कोई क्लाइमेट क्राइसिस हमारे ऊपर आ जाए तो फिर हम एग्ज़ैक्टली। इमदाद के लिए ही स्टेप्स लें। स्टेप जो है वो शुरू से लेने की ज़रूरत है। हमें इज्तिमाई तौर पे भी और इनफरादी तौर पे भी अवाम को अवेयर करने की ज़रूरत है। जैसे आपने कहा कि यूरोप में जो है वो आप आम बंदे को भी अवेयर करते हो उससे रिलेटेड। तो उसका बहुत बड़ा फुकदान नज़र आता है मुझे। हुँ, बिल्कुल। और स्मोक के हवाले से हमने अपने प्रोग्राम में एक स्पेशलिस्ट को बुलाया है जो कि इस हवाले से काम करते हैं, तो मेरे ख़्याल में जो इसके हवाले से मज़ीद बात है हम उन्हीं से करते हैं। जी, वेलकम बैक टू डाइवर्स होराइज़न। हमारे साथ आज स्मोक के इश्यू पे बात करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट अली आफ्ताब साहिब, जो कि मेंबर हैं हकूक़ खल्क़ पार्टी के और फाउंडर हैं माहौलियात ऑर्गेनाइज़ेशन के, जो कि लाहौर में बेस्ड है, और वो क्लाइमेट चेंज के लिए, क्लाइमेट जस्टिस के लिए बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। जी अली, वेलकम टू द शो। और मैं आपसे अली ये सवाल करूँगी कि लाहौर में इतनी गर्मी होती है, लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि गर्मी का मौसम जाए, हम सर्दियों को एन्जॉय करें, और मसा-मसा उनकी जान छूटती है उस गर्मी से,
और ये स्मोक 5-6 सालों से स्टार्ट हो गई हुई है, इसकी असल वजह क्या है? इसका बुनियादी तौर पे पहले तो बहुत शुक्रिया फारिया कि आप लोगों ने इतने एक जो अहम टॉपिक पे, इतने एक अहम इशू पे, अवामी मसले पे बात करने का मौका दिया। तो इसमें थोड़ा सा तो ये है कि जिस तरह अब हम लोग देख रहे हैं कि जब भी दो सर्दियां आती हैं तो उसके बाद हमारा जो मौसम है, वो हमारी जो हवा है वो भारी हो जाती है। उसके अंदर जो केमिकल्स हैं हमारी हवा के अंदर, वो फॉग के साथ मिलके स्मॉग की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। तो इसकी अगर वजूहात की तरफ हम जाएं तो इसकी वजूहात हैं, इसके अंदर हम अपने फैक्ट्रीज का जो वेस्ट है, जो फॉसल फ्यूल्स का यूज है, जो फसलों को जलाया जाना शामिल है, उसके अंदर फिर हमारे यहाँ कोई इस तरह का असूल नहीं है कि व्हीकल जो हैं वो धुआं उड़ाती फिर रही हैं सड़कों के ऊपर। तो ये तमाम तर वो अनासर हैं जिसकी वजह से हर सर्दियों के अंदर लाहौर में खास तौर पे और ओवरऑल पाकिस्तान में भी, लेकिन लाहौर खास तौर पे उसका जो है सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। लाहौर शहर में लोगों को सांस लेने की बीमारियां इसकी वजह से हो रही हैं, लंग्स की प्रॉब्लम इसकी वजह से हो रही है। तो इस हवाले से यानी कि ये तमाम तर फैक्टर हैं जो इसमें अपना कंट्रीब्यूट। हुँ। अच्छा, लेकिन अली ये जी। भी कहा जाता है कि सर्दियों से पहले कुछ कोई ऐसी फसल है जिसकी कटाई होती है बॉर्डर के उस पार भी और इधर भी। तो उसको जलाने के लिए भी, क्योंकि उसकी जो मिकदार है या तादाद है उस फसल की ज़्यादा होती है, उसको जो एक्स्ट्रा, सॉरी मैं ये दोबारा कहूँगी। जी अली, लेकिन ये भी सुनने में आया है कि कोई ऐसी फसल जो है वो कटती है, उसको जलाया जाता है, जिसकी वजह से इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी वो उस धुएँ की वजह से ये स्मोक जो है वो ज़्यादा बढ़ती है। तो उस इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये तो वो है कि इंडियन रियासत जो है वो कहती है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी फसल है जो उगती है और उसको फिर जलाते हैं, और चाइना और पाकिस्तान की वजह से इंडिया में स्मॉग है। हम लोग वो अपना सारा ब्लेम हम डाल देते हैं इंडिया के ऊपर। अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो ये क्राइसिस सिर्फ लाहौर का नहीं, यानी बॉर्डर के उस पार भी लोग उससे उतने ही अफेक्टेड हैं। इधर का लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो जो एवरेज है वो 190 है, यानी वो अनहेल्दी है जो एवरेज है। और जो मैक्सिमम जिसमें वो जहाँ कहते हैं कि खतरनाक तरीन जब एयर इंडेक्स होता है तो वो 300 होता है। और लाहौर में पिछले कुछ अरसे में, पिछले 1-2 सालों से 480, 510 इतने तक एयर इंडेक्स जा रहा था, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो उसका अब मतलब तो यही है कि ये सिर्फ किसी एक फसल को जलाने से नहीं, जाहिर है उसका एक कंट्रीब्यूशन होगा, दोनों ममालिक में होगा। वो ये नहीं है कि वो लोग करते हैं जिसको हम भुगत रहे हैं, हमारे यहाँ भी वही चीजें हैं। अगर उन फसलों को जलाना, उसको जलाना पाबंदी है तो फिर ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो इसको इम्प्लीमेंट करे, उस साइड पर भी और हुँ। इस साइड पर भी। तो ये बिल्कुल उस तरह से है कि किसानों को पहले तो आप एजुकेट करें किसान को, कि उसको तरीकाकार बताएं कि वो इसका क्या अल्टरनेटिव है उसके पास, वो कौन सी चीजें कर सकता है जिस तरह से वो अपनी जो वेस्ट है उसको किस तरह से खत्म करे। फिर जो हमारे यहाँ फैक्ट्रीज मौजूद हैं उनके दरमियान उनका इतना फोसल फ्यूल है जिसकी वजह से है हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का जो व्हीकल्स हैं, लाहौर के अंदर मोर देन 60% जो व्हीकल्स हैं वो इस तरह की हैं कि दुनिया में किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर वो सड़क पे निकालने की इजाजत नहीं है। तो उस तरह के हुँ। मामलात में अगर हम कहें कि सिर्फ ये इंडिया की वजह से हो रहा है, हम क्लाइमेट चेंज को भी सिर्फ एक इंडिया का मसला बना के पेश करते हैं, तो वो बहुत बड़ी गलती है। हुँ। अच्छा अली, जी। मैं आपकी बात से ये समझ पाई हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो आलूदगी है, ये गर्मियों में भी होती है, ये बहार में भी होती है, ये ख़िज़ां में भी होती है, लेकिन सर्दियों में जब फॉग आती है, तो वो उसमें मिक्स होके वो उसकी एक ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा हो जाती है कि वो कुछ नज़र भी नहीं आता और वो फिर आपको ज़्यादा महसूस होती है, साँस लेने में भी मसला होता है, गले में भी लगती है। क्या ये सच है? ऐसा ही है? बिल्कुल, 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 बिल्कुल इसी तरह से है कि ये जो आलूदगी हमारे यहाँ, आलूदगी के जो ज़रात मौजूद हैं, जो केमिकल्स की वजह से जो हवाई आलूदगी के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, वो हवाई आलूदगी में हमें, यानी वो पूरा साल होता है, हमें वो नज़र आती है जब वो फॉग के साथ मिलती हैं और ओके। स्मॉग की सूरत-ए-हाल इख्तियार करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि, और हम लोग पिछले तकरीबन 7-8 साल से देखें तो लाहौर की खास तौर पे जो हालत है वो बद से बदतरीन होती जा रही है उस जी, अच्छा अली, मामले में। लाहौर की जहाँ तक बात की जाए तो हम ये भी देखते हैं कि अर्बन कंस्ट्रक्शन हमारे यहाँ इन्हीं 7-8 सालों में, बल्कि पिछले मैं तो कहूँगी 15-20 सालों में बहुत ज़्यादा होती जा रही है।
और इस पे कोई भी अभी तक चेक एंड बैलेंस उस लिहाज से नहीं है। और अब लाहौर के अलावा हमने कराची में भी देखा, नई नई सोसाइटीज बन रही है, गवादर में भी इसके बारे में अभी हाल फिलहाल में एहतजाज हो रहे हैं कि इस तरह उनकी रिसोर्सेज कम की जा रही हैं। तो आपके ख्याल से ये जो अर्बन कंस्ट्रक्शन है ये भी एक फैक्टर है जिसको समहाउ अदर हमें कर्ब करने की जरूरत है और रेगुलेट करने की जरूरत है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे क्लाइमेट में थोड़ी बहुत बेहतरी आए? बिल्कुल बिल्कुल, जो बात आप कह रही हैं, यानी कि इसमें लाहौर में अगर हम देखें तो रावी रिवर प्रोजेक्ट जो है, रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उसकी वजह से अब उसके बहुत सारे नुकसान आते हैं। यानी कि उसकी वजह से आप अपने मुल्क में ग्रीनरी खत्म कर रहे हैं। उसकी वजह से फिर आपके इसके आगे जाके, यानी कि ये एक नुकसान तो है, इसके बाद आपने फिर खाना कहाँ से है? पूरे मुल्क में फूड क्राइसिस आएगा इसकी बेस पे, कि अगर हम लोगों के पास कौन सी जगह है जहाँ पे हम लोग फसलें उगा सकते हैं। आप लाहौर देखें तो लाहौर तो मुकम्मल जो है इस वक्त एक साइड कसूर को लगने लग गई है, एक शेखुपुरा को लगने लग गई है, यानी अब लाहौर की कोई बाउंड्री नहीं रही। अब सोसाइटीज बनती हैं, वो अपने आप को लाहौर कह देती हैं, और जाहिर है कि जब वो अपने आप पे लाहौर का टैग उन पे लगता है तो वो उनके रेट्स भी बढ़ते हैं। तो ये पूरा, यानी कि जो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, ये है ही फ्रॉड। यानी कि इसमें, और उनसे फायदा कितने लोगों को हो रहा है? कुछ कंस्ट्रक्शन वाली, कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनीज को, एक कंस्ट्रक्शन माफिया है उसको फायदा हो रहा है। आम लोगों की जिंदगी, यानी कि जो सोसाइटीज बन रही है उनमें तो आम लोग जाके घर लेना या प्लॉट लेना अफोर्ड भी नहीं करते। तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मुल्क में उन्होंने ये एक निज़ाम उस तरह से बना रखा है कि जी कंस्ट्रक्शन हो रही है लाहौर में, पूरे में डेवलपमेंट के नाम पे एक चीज होती है, सड़कें बनाई जाती हैं। यहाँ पे पूरे का पूरा लाहौर जो है, इसी में क्लाइमेट पे ही अगर हम देखें तो पानी का एक बहुत बड़ा मसला है कि पूरे लाहौर में किसी भी एक एरिया के अंदर साफ पानी अवेलेबल नहीं है। जो सोसाइटीज है, जो अमीर इलाके हैं, वहां पे लोग अफोर्ड कर लेते हैं मिनरल वाटर लेके पीना। लेकिन जो दूसरे इलाके हैं, जो गरीब इलाके हैं, वहां पे अभी हमने पिछले अरसे में हरबंसपुरा में हम अभी ये मेजर कैंपेन हम कर रहे हैं वाटर पे। तो उसमें हमने हरबंसपुरा, चूंगी, अमर सद्दूक, कैंची, ये लाहौर के वर्किंग क्लास एरिया थे, जहाँ पे हमारे हुक्मरान या हमारे जो ताकतवर तबके हैं वो उतना ध्यान नहीं देते। तो उन इलाकों के अंदर जब हमने वाटर टेस्टिंग करवाई तो हरबंसपुरा में और शादीपुरा में लेड पॉइजनिंग का इशू था। 70% से ज्यादा बच्चे वहां पे वो हैं जिनमें खून की कमी पाई जाती है इस वजह से। और वो मसला कहाँ से उठता है? साफ पानी ना होने की वजह से। और साफ पानी क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उन इलाकों के अंदर फैक्ट्रीज लगी हुई हैं जो अपना सारा वेस्ट जो है वो उन पानी के अंदर जाया करती हैं उससे, और लोग फिर वही पानी पीने पे मजबूर हैं। चूंगी, अमर सद्दू के अंदर बैक्टीरिया पाया जाता है पानी में, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस सी जो है वो बच्चों के अंदर पाया जा रहा है। और ये जो रिसर्च है, यानी कि ये रिसर्च पंजाब यूनिवर्सिटी की लैब से लेके इंटरनेशनल लैब्स हमने तमाम जगहों पे करवाई। तो उसके बाद हवा का देखें, इसी तरह हम उसके भी यही मसाइल हैं। अब ओवरऑल अगर हम एक क्लाइमेट के मसले को, अगर हमें हमारी रियासत को हल करने की जरूरत है तो उसे अपनी कंस्ट्रक्शन पे, उसे अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे, उसे अपनी पब्लिक पॉलिसी पे, तमाम तर चीज़ों पे एक दफ़ा रिव्यू करने की ज़रूरत है कि क्या ये इंसानों के लिए, क्या ये इस माशरे के लिए, इस मुस्तकबिल की जनरेशन के लिए ये फ़ायदेमंद है या उल्टा नुकसान है। हुँ। बिल्कुल, अली आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो कि ऐसी अर्बनाइज़ेशन का क्या फ़ायदा और ऐसे घर का, ऐसे सोसाइटी का क्या फ़ायदा कि जहाँ आप साँस भी नहीं ले सकते बाहर खुली हवा में। और जहाँ तक आप बात कर रहे हो डेवलपमेंट की, और जो ये सोसाइटीज़ के ओनर्स हैं, उनको क्या लगे, वो तो सोसाइटीज़ बनाते हैं, पैसे कमाते हैं और फिर मुल्क से बाहर चले जाते हैं। तो बिल्कुल ये कैपिटलाइज़ेशन की एक जो लहर है, इसने पूरी दुनिया को जो है वो बर्बाद किया है। और बिलख़ुसूस जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उधर तो सूरत-ए-हाल बहुत ही जो है वो वर्स्ट है, बाकी जो मसाइल हैं उनके साथ-साथ। तो मुझे अली ये बताएँ कि प्राइवेट सेक्टर इस हवाले से क्या कर रहा है, और जो आपका इदारा है, इसके हवाले से अवेयरनेस फैलाने में क्या कर रहा है? क्योंकि पूरी दुनिया में अब जो है जब कंस्ट्रक्शन होती है तो कंपनीज़ पे भी एक स्पेशल कार्बन टैक्स लगना शुरू हो गया है, क्योंकि वो अलाउ नहीं करते कि आप जो नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, उनको आप डैमेज पहुँचाएँ। तो पाकिस्तान में वैसे तो ये एक बड़ा एक फ़ज़ूल सा ही सवाल होगा, क्योंकि जहाँ वैसे ही इतने बेसिक मसाइल हैं, वहाँ सस्टेनेबिलिटी की क्या बात होनी है। तो क्या सस्टेनेबल मेजर्स लेने की तरफ आप लोग जो है वो दबाव डाल रहे हो स्टेट की तरफ, या आप अवेयरनेस फैला रहे हो कि कंस्ट्रक्शन के दौरान क्या मेजर्स लिए जाएं?
तो ये चीज आने वाले फ्यूचर में बेहतर हो सकती है, और कितने साल लग सकते हैं, या बेहतर हो भी सकती है कि नहीं? देखें, ये बेहतर अब हो सकती है कि इसमें जो आपने कहा कि जो प्राइवेट, अब इसमें जो अगर हम देखें कि जो रियासत है इस वक्त वो प्राइवेट माफिया जिसे हम कहते हैं, जो प्राइवेट फैक्ट्री ओनर्स हैं जिनका अपना कारोबार है, उनके हाथों से वो इस वक्त हो रही है ब्लैक, कि उन लोगों पे कोई किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस नहीं है कि उनका जो फैक्ट्री का वेस्ट है वो कहाँ जा रहा है, वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हैं रिलीज, या वो फोसल फ्यूल्स यूज कर रहे हैं, उन पे किसी किस्म की कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है रियासत की जानिब से। तो जिसका नुकसान सीधा सीधा यानी कि आम लोगों को हो रहा है। अब हम लोग अभी काम कर रहे हैं, जो आपने बात की अवेयरनेस के हवाले से, अब हम लोग लाहौर के जिन इलाकों में काम कर रहे हैं अपना क्लाइमेट के हवाले से, उनमें चुंगी, अमर सद्दूक, कैंची, ये वो इलाके हैं लाहौर के जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। कि अगर हम इसमें जाके देखते हैं कि ये लाहौर के सबसे बड़े वर्किंग क्लास नेबरहुड हैं, इनके अंदर साफ पानी मौजूद नहीं, इनके अंदर आम बीमारियां हैं, यहाँ पे लंग्स के इश्यूज हैं, लोगों को हेल्थ केयर की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तमाम तर जो इश्यूज हैं वो इन इलाकों में पाए जाते हैं। और यहाँ पे ना लोगों के पास इस तरह के कोई हैं कि वो वाटर फिल्टर अपने घर में ही करें, फिल्टर पानी वो नहीं पी सकते, जो वाटर फिल्टर लगे हुए हैं वो ऑलरेडी यानी कि वो या खराब हो चुके हैं जो लेकिन स्टेट की सोल्यूशन क्या तरफ से। है? आप क्या सोल्यूशन पेश कर रही हैं? इसका सोल्यूशन तो ये है कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसको, हमारी रियासत को एक दफा बैठ के बड़ी तसल्ली के साथ ये सोचना चाहिए कि हमने अपनी इंडस्ट्री पे, अपनी फैक्ट्रीज पे, उन पे कौन सी पॉलिसीज हैं जो इम्प्लीमेंट करें। हम व्हीकल्स पे हमें एक अपनी ट्रैफिक के हवाले से एक प्रॉपर एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मौजूद हो। हम गाड़ियों के इस्तेमाल पे बैन करें, यानी कि एक बड़े सीरियस स्टेप्स लेने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त जिस शहर में हम बैठे हैं वो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा, जिस इलाके की, जिस शहर की हवा गंदी है, हम उस शहर में सांस ले रहे हैं। तो इससे ज्यादा, और ये शहर 2 करोड़ से ज्यादा आबादी का शहर, यहाँ पे हजारों लाखों लोग सालाना तौर पे मर रहे हैं। अगर हम देखें 60%, 60 मंथ्स जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है लाहौर की, वो कम हुई है 60 मंथ्स उसमें से, यानी 60 मंथ्स का मतलब 5 से 6 साल डायरेक्ट कम हुए हैं एक आम लाहौर में रहने वाले शहरी की जिंदगी से। तो इसमें तो बहुत मेजर स्टेप्स, यानी कि आपको एक तो होता है कि मेजर स्टेप्स लेने की जरूरत है या कुछ हो सकता है, ये वो चीजें हैं कि जो अभी से हमें करने की जरूरत है। अगर हम इसमें मजीद डिले करेंगे तो हमारे तो मुल्क के अंदर ना हेल्थ सेक्टर है कि हम लोग वो बीमारियों को कर सकें। हमारे हॉस्पिटल्स देखें आपके, वहां वो ओवरलोडेड है, वहां पे एक एक बेड पे वैसे ही बेचारे 3 3 मरीज होते हैं। तो इन तमाम तर को देखते हुए रियासत को एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है, नई नई सोसाइटीज पे पाबंदी लगाई जाए, गाड़ियों के इस्तेमाल पे ट्रांसपोर्टेशन का एक पूरा निजाम दिया जाए ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो। प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन, एक एक घर में 6 6 गाड़ियां खड़ी हैं, 6 लोग वहां रहते हैं। इस तरह की हमें एक पॉलिसी मुतय्यन करनी पड़ेगी। फिर फैक्ट्रीज के हवाले से फिर जो 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 इल्जाम लग रहा है किसानों पे कि जी वो सिर्फ उनकी वजह से हो रहा है, किसान भी एक फैक्टर है कि जो वो जलाते हैं अपना फसल का, तो उन पे पाबंदी लगे। उस पे रियासत अपनी पॉलिसी देती है लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ नहीं करवाती। तो इसलिए जरूरी है कि जो पॉलिसीज ऑलरेडी बनी हुई हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए और उसको हम फौरी तौर पे अपने अमल को यानी बेहतर करें। जी, आपने जो रियासत की बात की तो ये ज़रूर मैं पूछना चाहूँगी कि बहुत ज़ोरों-शोर से पिछले दिनों इस बारे में बात की जा रही थी कि हमने जो कॉप 27 कॉन्फ्रेंस हुई इजिप्ट में, उसमें पाकिस्तानी रियासत ने जो है वो झंडे गाड़ दिए और फंड का जो है वहाँ पे बाकायदा एक फंड नाफिज किया गया उन कंट्रीज के लिए जो कि क्लाइमेट चेंज को लेके वल्नरेबल है, जिसमें ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ बिकॉज़ पाकिस्तान में रीसेंट फ्लड्स आए थे। मगर एट द सेम टाइम हम लोग जब इधर देखते हैं, जैसे अगर हम लाहौर की बात करें तो हमारे यहाँ जो स्टेप्स लिए गए वो ये थे कि 10 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी और स्कूल जो है उनके हफ्ते में 3 दिन छुट्टी होगी और इस तरह की चीजें। तो आपको लगता है कि ये वाकई में वो स्टेप्स हैं जो हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाएंगे, या बस हमने ये खाना पूरी की है और इसके अलावा कोई और स्टेप्स हैं जो इस वक्त रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि वो स्टेप्स लिए जाए? रियासत की इस वक्त तो देखें सबसे बड़ी जो मेजर रियासत की जिम्मेदारी लगती है कि क्लाइमेट इमरजेंसी नाफिज की जाए पूरे मुल्क के अंदर। हमारे स्कूल्स के अंदर, हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर, हमारे हर अदारे के अंदर क्लाइमेट इमरजेंसी के हवाले से उन्हें आगाह किया जाए कि कौन कौन से स्टेप्स आम शहरी ले सकता है अपनी सतह पे। फिर वो स्टेप्स आते हैं कि जो रियासत की लेना जिम्मेदारी है।
उनके अंदर वही बात है कि फैक्ट्रीज पे एक चेक एंड बैलेंस रखा जाए, फैक्ट्रीज के अंदर क्या एनवायरनमेंट है। अब हम बात तो करते हैं, लेकिन फैक्ट्रीज के अंदर जो मजदूर या फैक्ट्री वर्कर काम करते हैं उनकी सेहत मजीद वल्नरेबल होती है, क्योंकि फैक्ट्रीज के अंदर मुख्तलिफ गैसेज होती हैं, उनको वैसे सांस की बीमारियां लग रही होती हैं। तो इसमें अगर जो कोप 27 का आपने उसमें बात किया, तो उसमें लॉस एंड डैमेज फंड जो था वो एग्री अभी हुआ है, फर्स्ट टाइम वो भी हुआ है, वो भी एक बड़ी अचीवमेंट कंसीडर की जा रही है। लेकिन अगर हम इसमें भी देखें तो अभी फोसल फ्यूल फेज आउट, वो उस पे अभी कोई उस पे मेजर कोई डेवलपमेंट नहीं सामने आई कि उस पे क्या पॉलिसी है। फिर वो जो लॉस एंड डैमेज फंड है, अभी तक उसके बारे में भी ये क्लैरिटी नहीं है कि वो कहाँ से आएगा। तो अलॉट ऑफ अनसर्टेनिटी रिमेन्स अराउंड कि जी एक पूरा जो मुल्क है, जो इस वक्त पाकिस्तान वल्नरेबल तरीन मुल्क है। अगर हम टॉप रैंकिंग में जाते हैं तो हम टॉप 3 या 4 कंट्रीज में हैं जो क्लाइमेट से अफेक्ट होंगे, क्लाइमेट चेंज से। और उसके लिए क्या ये लोग कर सकते हैं और कितना टाइम लग सकता है, तो इसलिए हम अभी ये नहीं कह सकते कि COP 27 में जो हुआ उसके हमें कोई रिजल्ट मिल रहे हैं, हमें उसका कोई बहुत बड़ा फायदा हुआ। हमारे लिए तो अभी भी वही है कि यहाँ पे लोग उन्हीं बीमारियों से मर रहे हैं, सांस की बीमारियों से। फ्लड आए, फ्लड के अंदर हमारे मुल्क में लाखों करोड़ों लोग, यानी कि उन्हें अपने घर छोड़ने पड़े, लाखों लोग मरे, अरबों का नुकसान हुआ मुल्क के। तो क्या हम लोग, और फिर अभी उसके बाद जो अब का मौसम चल रहा है, इस दफा अभी गंदम के क्राइसिस आए हुए हैं पाकिस्तान में, वो भी उसी फ्लड की वजह से। तो क्या ये तमाम हमें इतना पैसा मिल सकता है और कहाँ से मिल सकता है, अभी तक उसकी हमें कोई क्लैरिटी नहीं है। कि हमारे तो ऑलरेडी अरबों रुपए के नुकसान हो चुके हैं और होते चले आ रहे हैं। इसमें फिर हमें हेल्थ सेक्टर को देखना पड़ेगा कि क्या COP 27 के थ्रू वो हमारे हेल्थ सेक्टर को भी कोई बेनिफिट मिलेगा। कि हमारे हेल्थ सेक्टर पे दिन ब दिन बर्डन उनका बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोग बीमार हो रहे हैं। लाहौर में फ्लू की जी। बीमारी आम हो चुकी है, गले की बीमारियां, मुख्तलिफ बीमारियां आम हो रही हैं। तो अभी हम COP 27 पे भी हम बहुत ज्यादा पुरुमीद नहीं, कुछ अच्छे स्टेप्स हैं, लेकिन हम उस पर मुकम्मल तौर पर पुरुमीद नहीं कि हम्म। वो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी हम्म। मेजर डेवलपमेंट है। जी। जी, थैंक यू सो मच अली, आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया और हम उम्मीद करते हैं कि आपके जैसे जो एक्टिविस्ट्स हैं वो अपना काम करते रहें, क्योंकि अगर एक्टिविज्म भी नहीं होगा तो फिर तो जो एक आवाम को एक उम्मीद नजर आती है बेहतरी की, वो भी खत्म हो जाएगी। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप थैंक यू सो हमारे मच। शो में आए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अच्छा अली, जब ये शो हम रिलीज करेंगे ना, तो हम आपसे शेयर करेंगे, फिर आपको टैग भी करेंगे ट्विटर पर। तो आप प्लीज उसका लिंक जो है ना वो अपने ट्विटर पर, और जो भी आपके जानने वाले श्योर हैं, श्योर मतलब श्योर। आपके और भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, उनसे भी कहिएगा कि फिर इसको शेयर जरूर करें। ठीक जरूर। है। थैंक यू जरूर सो जरूर। मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।